हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर ग्रेविटेशन, और अब हम आ चुके हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जी, जिसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पर न्यूमेरिकल बहुत शानदार आते हैं। द थिंग इज दिस कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 तो होती है, बट वो होती है अर्थ पे, और वो भी अर्थ के सरफेस के आसपास, या तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ या तो अर्थ के सरफेस के आसपास। ठीक है, बट अगर मैं प्लैनेट को चेंज कर दूंगा तो इस वाली जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और जिस पर बेस्ड होते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब एक काम करें, बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी आपको लेके चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले आपको पढ़ाने का स्टाइल पता है कि मैं प्री रिक्विजिट्स की बात बहुत करता हूं। द थिंग इज दिस कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, मैं उसकी बात जरूर करता हूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे बेसिक जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो नहीं देखे होते हैं, वो सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो कहीं उनको भी लेफ्ट आउट फील ना हो, उनको ना लगे कि यार हमको तो ये फॉर्मूला आता ही नहीं है, तो क्या हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो उन बच्चों को वैसे बचाने के लिए मैं क्या कर लेता हूं कि यहाँ पे जो प्री रिक्विजिट होता है उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूं। इससे जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनको भी समझ में आता है कि हाँ सर ने एक बार रिवाइज तो करवाई दिया है। ठीक है, तो अब जरा आ जाए पहले हम जरा बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और उसकी जो बेसिक फॉर्मूले थे उनकी। ठीक है, अगर आप अर्थ की बात करें, बच्चों ने बोला है कि सर अर्थ को ना ब्लू से बनाया करिए, अर्थ को किससे बनाया करिए, ब्लू से बनाया करिए। तो मैंने कहा चलो भैया ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है ना। अब यहाँ पे हमने मान लिया अर्थ है ये, ठीक है, ऑब्वियसली तो ये हमने मान लिया है कि अर्थ है। नाउ द थिंग इज दिस, बेटा गौर करते हुए चलना अच्छे से, ये हमने मान लिया है कि अर्थ है। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे निकालते हैं, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे निकालते हैं या नियर द सरफेस निकालते हैं, तो जो इसकी वैल्यू आती है ना बेटा, वो कितनी आती है, ये आती है 10। ठीक है, अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पता है, इसका फॉर्मूला होता है GM/r का स्क्वायर, जहां पे ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा वाला m यूज करा गया है, दिस इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, तो r यहां पे क्या है, r यहां पे सर्व कर रहा है एज द रेडियस, सेंटर से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी ना, दिस इज नथिंग बट r, दिस इज नथिंग बट आर। आगे आपको ये वाली बात समझ में श्योर है आप इस बात को लेकर के, तो ये जी की वैल्यू होती है। नाउ द थिंग इज दिस कि यहाँ पे आर जो है ना, वो तो खैर अगर एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पर मौजूद था तो अर्थ के सेंटर से लेकर के उस पार्टिकल तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब अगर इसको मैं एच हाइट पर लेकर के चले जाऊंगा तो डिस्टेंस इज नाउ गोइंग टू चेंज। अगर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आ पाएगी। तो जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे रहती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जब मैं उसको अच्छी खासी हाइट पे ले जाता हूं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहां पे ना आप जरा गौर करें, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, m is the mass of the planet, it's as simple as that। और यहां पर जो r यूज करा गया है, this is the distance from the center of the planet to that concerned body, है ना। ये चीजें और भी अच्छे से मैं क्लियर करवा चुका था, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाली बातचीत हो गई बेटा, है ना। अब द थिंग इज दिस कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मान लो अगर ये अर्थ है, ऑब्वियसली अर्थ है, बट द थिंग इज दिस कि अब मैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहता हूं ना, वो मैं काफी ऊपर चाहता हूं, मतलब मान लो कि एक पार्टिकल मैंने यहां पे रख दिया, इसका मास क्या ले लिया मैंने, छोटा वाला है, इसका मास मैंने क्या ले लिया, छोटा वाला है। अब मैं कह रहा हूं कि यार यहां पर क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो भैया अर्थ का सेंटर ये मान लेते हैं, इसका मास कैपिटल M हम ये मान लेते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस, गौर फरमाइएगा अच्छे से, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो तो r के बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये h के बराबर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो नाउ द थिंग इज दिस कि अब जब आपसे ये बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे क्या होगी, तो बेटा इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी होगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सर जी चेंज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, जरा गौर करना, जस्ट गो विद द बेसिक फॉर्मूला, इनफैक्ट मैंने इसका डेरिवेशन करवाया था ये बोलते हुए कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बड़े वाले जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे बेटा जी की वैल्यू तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, कैपिटल जी की बात कर रहा हूं, लेकिन मास ऑफ द प्लैनेट वो चेंज थोड़ी हो जाएगा ऑब्वियसली। अब जो दूरियां इन दोनों के बीच की, अब वो r नहीं है, अब वो r प्लस h है, तो दूरियों का स्क्वायर होता है मतलब
r प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंसर्न एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ कंसर्न। समझ गए आप लोग इस पूरी बात को? पक्का श्योर है आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं डेप्थ में लेकर के जाऊंगा तब भी जी डैश की वैल्यू जो है, मतलब जी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी तो वी विल कॉल इट जी डैश। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं तुमको एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, 3 फॉर्मूले बेसिकली, जहां पर जी की वैल्यू वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। जब ज्यादा हाइट होगी तो कैसा होगा, जब कम हाइट होगी तो कैसा होगा, और फिर जी की वैल्यू वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए बेटा इत्मीनान से। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार। ये वाला केस तो आपका हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि जी की वैल्यू वेरी कैसे करती है। इत्मीनान से गौर करना, एक ही साथ पूरा कंटेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन। और भैया एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार कॉपी किताब लेके बैठा करो। क्या? कॉपी किताब लेके बैठा करो और उसके बाद साथ साथ नोट करते हुए चला करो, ठीक है। अच्छा एक और बात मैंने लिखा है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा। मैं पहले पढ़ा चुका था, हाइट के रिस्पेक्ट में 2 फॉर्मूले आते हैं, एक जब एच इज कंपेरेबल टू आर, ठीक है, और एक व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू r, ठीक है। तो अब उसका क्या आंसर होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी वीडियो को पॉज करना, कमेंट सेक्शन में जाओ बेटा और जल्दी से वो वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। कैसे भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने क्या लिखा हुआ है ना। नाउ द थिंग इज दिस कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, पहला वाला केस चलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइट क्या वेरिएशन है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट क्या वेरिएशन है। तो जरा गौर फरमाइए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियसली अर्थ तो बनाना ही पड़ेगा, ये बनाया अपन ने अर्थ, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि इसका जो खुद की दूरी होती है, इसका जो खुद का रेडियस होता है वो होता है आर के बराबर। इसका जो खुद का रेडियस होगा वो होगा आर के बराबर। तो लिख दें इसको कि ये दूरी जो है वो है आर के बराबर। और उसके बाद एच की हाइट तक, ठीक है। अब कोई दूसरी बॉडी है छोटी सी, मान लो एक छोटी सी बॉडी है जो यहां पे रखी है, इसका मास कितना ले लिया अपन ने, स्मॉल m ले लिया। ऑब्वियसली अर्थ का मास कितना होगा, कैपिटल M, ठीक है। डायग्राम्स से इक्वेशन तक पहुंचना दिमाग में बहुत सही एक तरह से सेट कर देता है फॉर्मूले को, ठीक है। अब जरा गौर फरमाया जाए, ये वाली दूरी कितनी है बेटा, ये वाली दूरी है h के बराबर, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है ना, यहां पे ये g डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है। एक में h इज कंपेरेबल टू r, मतलब जैसे मान लो r का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। भाई एक काम करो, फिर से वीडियो को पॉज करो और इंटरैक्टिव रहो, कमेंट सेक्शन में जाकर के रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू तो लिख करके आओ। और जब रेडियस लिख दोगे तो मास भी लिख देना अर्थ का, ठीक है, आसान रहेगा। तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है बेटा, ये होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है m बोले तो मास ऑफ अर्थ, m बोले तो मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपने आंसर लिख दिया होगा, उसके बाद यहां पे आना, ठीक है। ओके, मेरी ख्याल से आप ये समझ गए। अब यहां पे जो जी की वैल्यू वेरी करती है उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, जरा गौर करा जाए। एक होता है जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, बेटा यही के यही फॉर्मूले सीधे तौर पे काम आने वाले हैं आज वाली क्लास में, मजाक नहीं है, ठीक है। एक तरफा फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले हैं मैंने आपको डिस्कस करवा दिया पिछली वाली क्लास में, उसके बाद फिर आपको इसके ऊपर लेकर के आ रहा हूं। और यहां पर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको यूं ना लगे कि सर आपने तो सीधे ही फॉर्मूले पटक दिए, सीधे ही क्वेश्चंस पटक दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला जब h इज कंपेरेबल टू r। अब रेडियस है 6400 किलोमीटर। अब जैसे मान ले कि मैं अर्थ के सरफेस से ना 1200 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो भाई साहब 1200 किलोमीटर इज ऑब्वियसली कंपेरेबल टू 6400 किलोमीटर। आया समझ? तो ये तब के लिए फॉर्मूला है। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला होता है जब छोटी मोटी हाइट हो, 10 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर ऐसी जब हाइट हो, ठीक है। तो जब बहुत छोटी हाइट होती है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 - 2h बाई r, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी है, एक फॉर्मूला वो भी है। तो उसको कब अप्लाई करना है, व्हेन h इज कंपेरेबल टू, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है व्हेन h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, when h is comparable to radius of earth। और ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है when h is not comparable to radius of earth। तो h is not comparable, h is not comparable। चमका? जल्दी बताना भाई, चमका क्या पूरा?
आया समझ पूरा फंडा? तो एक काम करा जाएगा, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, उसके बाद डेप्थ वाला फॉर्मूला करवा रहा हूं, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स पे लेके आ रहा हूं। तो जल्दी जरा इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा, चलो गजब। ये था वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, पहला वाला कंटेंट। अब आपको दूसरे वाले कंटेंट पे लेके चलते हैं, जहां पे जी की वैल्यू वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। जी की वैल्यू वेरी करेगी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है। उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आपको सीधे तौर पे न्यूमेरिकल्स पर लेकर के आ जाया जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई। अर्थ, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब उसके बाद क्या होगा भाई साहब, सरफेस पे तो जो वैल्यू होती है वो तो जनता जानती है। सरफेस पे जो वैल्यू होती है उसको तो जी बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, जी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लिख दिया जाए कि हाँ भैया यहाँ पे तो जी होती है, और इसी की तो वैल्यू होती है gm/r का स्क्वायर, ठीक है। जिसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आता है, आता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अप्रोक्सीमेटली क्या बोल रहे थे कि 10 आ रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि बेटा इस बार ना अपन डेप्थ में जा रहे हैं, इस बार हम जा रहे हैं गहराइयों में। कहाँ जा रहे हैं, गहराइयों में। तो जब आप गहराइयों में नीचे उतरेंगे, पूरे सेंटर तक मत चले आना भाई, थोड़ी कम गहराइयों में जाओ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपन जब गहराई में उतरे ना, तो हम डी डेप्थ नीचे उतर गए। कहां उतर गए, डी डेप्थ नीचे। तो भाई साहब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो तो कुछ अलहदा होगी, वो तो कुछ अलग होगी, तो वो होगी जी डैश। क्या होगी, जी डैश। यहां पर एक ही फॉर्मूला जो काम करता है, ठीक है, वो फॉर्मूला है जी डैश बाई जी is equal to 1 minus d by r। g dash by g is equals to 1 minus d by r। तो ये रहा आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूले आपके हो चुके हैं बेटा, इसको भी जरा दिल में बसा के रखना। और इसके बाद मैं आपको ना एक और शानदार चीज दिखा देता हूं बेटा, एक और जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने का, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो, अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ये मैं इतने बड़े में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज काम बहुत आने वाला है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस कर देना इनिशियल वैल्यू अपॉन नीचे ले लेना इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज चेंज निकालने का बहुत शानदार फॉर्मूला है, ये मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी करवा चुका था, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू कर दीजिएगा 100%, इनटू कर दीजिएगा 100%। अब अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है उतने ही परसेंट से जो आपका आंसर आया। अगर इसको सॉल्व करके आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसमें आप निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज चेंज, वो चीज बढ़ रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, जो आपका आंसर आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिया मैंने आप लोग को, ये जो मैंने आपको यहां पे देके रखा है ना, ये बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसको एक्स्ट्रा ज्ञान कॉलम में डाल लेना, ठीक है। और भाई साहब मैंने जो हमेशा कहा था कि यार वीडियो पॉज करके आपको आंसर करना है, तो उसको लिटरली सीरियसली लिया करो, ठीक है। चलो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद तुम्हें लेके चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है। अब आपको लेके चले सीधे तौर पे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन, बहुत शानदार। अर्थ के डेप्थ में जा रहे होंगे, इसलिए क्या है कि डेप्थ का आपको एक हल्का सा आउटलाइन देके बता दिया कि क्रस्ट आएगा, मेंटल आएगा, आउटर कोर आएगा, इनर कोर आएगा। बट सवाल में एग्जैक्टली किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो जरा देख लें सवाल आपसे क्या बोलना चाह रहा है। आ जाए आ जाए आ जाए, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। भाई साहब परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, इसलिए आपको फॉर्मूला सिखाया था उसका। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी। बेटा बॉडी का वेट क्या होता है, बॉडी का वेट होता है mg। अगर g की वैल्यू चेंज हो गई तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, mg डैश। लेकिन यहां पे आपको समझना है कि m इज कांस्टेंट, m की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, चेंज क्या होता है, g की वैल्यू चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर्स, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट और डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। इन दो प्राइम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जी की वैल्यू, ठीक है। चलो तो वेट क्या होता है, mg डैश इज गोइंग टू बी द वेट। अब जरा गौर करें, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर, ठीक है। 32 किलोमीटर की डेप्थ पे लेके चले गए हैं, तो फिर बॉडी का परसेंटेज चेंज क्या आएगा वेट में, ये आपको निकालना है। अब एक काम करें, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक फंडा क्या होगा, परसेंटेज चेंज वाला। तो जरा आ जाए, आपने सवाल तो देख ही लिया होगा सवाल तो आपने देख ही लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तरीके से। अर्थ ले लिया, ठीक है। अब 32 किलोमीटर अपन कहां आ गए हैं, 32 किलोमीटर अपन आ चुके हैं नीचे की तरफ।
तो सरफेस से आप 32 किलोमीटर नीचे की तरफ आ गए। तो बस मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें लिख देता हूं मैं कि डी की वैल्यू कितनी है, मतलब डेप्थ कितना आपने ट्रैवल कर लिया है, या आपने ट्रैवल कर लिया है 32 किलोमीटर का डेप्थ, ठीक है। और सवाल के अकॉर्डिंग गिवन था कि बेटा रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ अर्थ था 6400 किलोमीटर। गिवन अगर नहीं भी होता ना तो भी हम इसको वही लेके चलते हैं, ऑब्वियसली डेटा आपको याद करवाया गया था। अब जरा गौर करिएगा, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है वेट में, ठीक है। बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास m ले लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी हैज मास इक्वल टू छोटा वाला m ले लेते हैं, क्या लेंगे, छोटा वाला m, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए बेटा, यहां पे आप डेप्थ में जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, आप डेप्थ में जा रहे हो, ठीक है। तो डेप्थ वाले केस में फॉर्मूला कौन सा होता है, जरा उसको अप्लाई कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर गौर किया जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहानी ये होती है, डेप्थ में जा रहे हो ना, तो g डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे आपको समझ में ये वाला फॉर्मूला होने वाला है जो कि हम अप्लाई करने की सोचेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, परसेंटेज चेंज पूछा है वेट के अंदर। तो भाई अगर बेसिक फॉर्मूला ही आप अप्लाई करो ना तो भी आपका काम हो जाएगा। नाउ परसेंटेज चेंज, उसने तो कह दिया कि परसेंटेज डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। सवाल में गिवन था, मतलब माइनस में आएगा हमारा आंसर, तो हम इसको परसेंटेज चेंज ही लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेट। भाई मैंने वही तो कहा था कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो भाई किस में निकालना है परसेंटेज चेंज, वेट में निकालना है। तो फाइनल वेट माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट। तो फाइनल वेट माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट। अच्छा जी, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा इनिशियल वेट। तो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इनिशियल वेट। अच्छा जी, इनटू क्या होता है, इनटू होता है 100%, तभी तो आएगा ना परसेंटेज चेंज। आया समझ कि नहीं आया, पक्का आ गया। चलो भैया अब जरा गौर करें कैसे इसको और फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो परसेंटेज चेंज, फाइनल वेट क्या होगा बेटा, देखो भाई फाइनली आप डेप्थ में आ चुके हो, फाइनली आप क्या है, डी डेप्थ आप नीचे आ चुके हो फाइनली। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी डैश हो जाएगी। दिस इज द फाइनल, बिकॉज इनिशियली आप कहां रहा करते थे बॉडी के साथ, इनिशियली आप बॉडी के साथ सरफेस पे थे। बहुत डिटेल में बता रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में तरीके से, तो एक ही बार में लेक्चर तुम्हारा खत्म करना सिंगल फ्लो में, ठीक है। फाइनल वेट क्या हो जाएगा इसका, mg माइनस इनिशियल वेट। अच्छा सुनो तो फाइनल वेट mg डैश हो जाएगा ना, बिकॉज फाइनली आप g डैश वाली जगह पे पहुंच चुके हो। इनिशियली कहां थे, सरफेस ऑफ अर्थ पे थे, तो बहुत मजा आ रहा होगा, mg रहा होगा, mg, ठीक है। अच्छा अपॉन नीचे क्या है, इनिशियल, तो mg। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सब लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था, उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी आ गया होगा। अगर किसी ने सवाल को नहीं देखा है तो मौका है, 3 2 1 रेडी गो डन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो भी आपका आंसर आया होगा ना वो कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल देना। और एक और आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा था कि जब आप ये लेक्चर पूरा खत्म कर लें, तो एक काम करिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना उसका सारे का आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सर ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सर ये आ गया, एक बार वो कमेंट में डाल देना, सो दैट जब कभी कोई बच्चा आकर के देखे इस वीडियो को, या कभी अगर आप ही रिविजन के लिए देखें इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसके लाइन से ये आंसर थे। तो वो रिकॉल जल्दी होता है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन था, 32 किलोमीटर का डेप्थ था, तो उसका आंसर ये आ रहा था। आया समझ में? तो इससे क्या है, मतलब इंटरेक्शन रहेगा अपना। तो परसेंटेज चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, है ना। अब एक काम करो बेटा, m से m तो निपट ही गया, ऊपर से m कॉमन निकाल लेना, नीचे भी m था, निपट गया। तो यहां पे क्या बचेगा, ये यहां पे बचेगा g डैश माइनस g अपॉन बचेगा g इंटू बचेगा 100%, इंटू क्या बचेगा बेटा 100%, ठीक है। अब एक काम किया जाए, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा g डैश बाई जी। अच्छा माइनस क्या हो जाएगा, g बाई जी क्या होता है बेटा, g बाई जी तो 1 होता है, बहुत शानदार। और इंटू अपन कर देंगे फिर 100%। चल रहा है, सिंपल चल रहा है। अब जरा गौर करिएगा, जब परसेंटेज चेंज आप फर्दर इसको निकालेंगे ना तो ये कैसा हो जाएगा भाई, g डैश बाई जी जो है ना, ये भाई साहब देखी दिखाई चीज है। g डैश बाई जी था 1 माइनस डी बाई आर, क्या था ये 1 माइनस डी बाई आर। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको खेलना शुरू कर दें तो g डैश बाई जी को रिप्लेस करो 1 माइनस डी बाई आर से, यहीं पे कर रहा हूं, g डैश बाई जी को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस डी बाई आर। उसके बाद बाजू में कौन आ रही है, बाजू में तो -1 आ रही है, इंटू क्या करना पड़ेगा 100%। भाई अब दुनिया जानती है, निपट गया, सवाल निपट गया। सुनो तो
1 से 1 निपट गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का d/r इंटू बस करना पड़ेगा 100%, कहानी जो है यहीं पे खत्म हो जाएगी। भाई साहब d की वैल्यू आप जानते हैं, डेप्थ कितना था, डेप्थ था यहां पे केवल और केवल 32 किलोमीटर, मतलब 32 किलोमीटर, तो -32 अपॉन रेडियस क्या था इसका बेटा 6400, माइनस d/r इंटू अपन कर देंगे 100%। मेरे ख्याल से कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करो, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, जैसे 2 0 यहां से 2 0 यहां से निपट गए, ठीक है भाई साहब। -32 अपॉन 64 करोगे ना तो -1/2 आएगा। क्या आएगा, -1/2। कितना आएगा बेटा, -1/2, और वो कितना होता है 0.5 होता है, तो माइनस का 0.5, बस काम खत्म हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, परसेंटेज चेंज। अब यहां पे कितना आ जाएगा, -32 अपॉन 64 मतलब -1/2, -1/2 कितना होता है, -0.5, तो -0.5% का परसेंटेज चेंज आ गया। तो भाई साहब एक काम करो, जल्दी से जल्दी आप इसका नोट डाउन कर लीजिए इसको, या अगर समय कम है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो बेटा, चलो ठीक है, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। ओके बेटा, बहुत शानदार, इसको फिर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जरा एक बार इसका ना चेक कर लिया जाए कि आंसर क्या आ रहा है। क्या इसका आंसर 0.5% आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट द थिंग इज दैट कि हमारा माइनस क्यों आया। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई चीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है ना तो परसेंटेज चेंज कैसा आएगा, उसका निगेटिव आएगा, तो वही तो हुआ उसके साथ, ठीक है। तो भाई साहब यहां पर भी क्या आंसर आ गया, माइनस का 0.5%। इट्स एज सिंपल एज दैट, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। ये रहा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको जरा गायब किया जाए और आपको कहानी में आगे लेके चला जाएगा। चलो भाई साहब, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन तो जो है वो डन हो गया। अब जरा एक बार दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो, निपटाओ उसको। आ गया समझ तो बहुत शानदार, अदरवाइज को फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने। भाई साहब इस चैप्टर के अंदर सवाल जो होते हैं ना, उनका लॉजिक जो होता है वो बहुत नॉर्मल सा होता है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बट द थिंग इज दिस कि आपको पहले फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या करा कि इस लेक्चर के अंदर पहले आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा दिए। अब देखो सवाल कितना शानदार बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्फीयर ऑफ मास कितना है 40 kg। इसका आंसर जो भी आपका आ गया होगा कॉमेंट सेक्शन में जल्दी एक्टिव हो जाओ और जल्दी डाल दो कि आंसर क्या है सर क्वेश्चन नंबर 2 का। सही हुआ तो बहुत शानदार, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। तो दो स्फीयर है, एक का मास 40 kg है, दूसरे का मास कितना है 60 kg है। फोर्स काम कर रहा है उन दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरियां मेजर करनी है। क्या मेजर करनी है, इन दोनों के बीच की दूरियां मेजर करनी है। और जो कैपिटल जी है ना उसकी वैल्यू लेना है 6 × 10⁻11, बिकॉज असलियत में क्या होता है 6.67 होता है, बट यहां पे न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया, ठीक है। चलो आ जाए भाई साहब जल्दी। पहला वाला जो बॉडी है वो है 40 kg का, दूसरी वाली जो बॉडी है वो है 60 kg की, ठीक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ही मैं पूरा लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। ये है 40 kg का और ये वाली बॉडी है 60 kg मतलब 60 kg की, ठीक है। भाई साहब पेन जरा कर लिया जाए छोटा, इतने गुस्से में नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों की जो बीच की दूरियां है ना, इन दोनों की जो बीच की दूरियां हैं सेंटर टू सेंटर, जो इनकी बीच की दूरियां हैं, मेरे ख्याल से वही तो आपको निकालना है। आपको इसकी दूरियां ही तो निकालनी है। और गिवन दैट एक चीज ऑलरेडी गिवन है, गिवन दैट कि यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, फोर्स की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁵ कितनी है 4 × 10⁻⁵ SI यूनिट न्यूटन्स में ही गिवन है। तो आपको निकालना है क्या, यहां पे टू फाइंड, यहां पे जो चीज आपको इवेलुएट करनी है बेटा R निकालना है। भाई साहब अब यहां पे आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो नाउ ये तो भाई मैं बहुत यूज करता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता ये है बेटा कि F इज इक्वल्स टू क्या आता है Gm1m2/r का स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू आता है G, पहली वाली बॉडी का मास दूसरी वाली बॉडी का मास अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। अब जरा गौर किया जाए, जब ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या हमको F निकालना है, नहीं हमको R निकालना है, ठीक है। तो यहां से R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा इसको सेपरेशन दे दूं क्या मैं, ताकि तुम भी क्या तरीके से नोट कर पाओ, फिर तुम ये ना बोलो कि सर आपने कैसा लिखा, कहां से कहां नोट करना है। तो बेटा ये है लेफ्ट वाला साइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, R का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब यू नीड टू फोकस ऑन R, ठीक है। जैसे आप
फॉर्मूले वाइज तो आर का स्क्वायर निकल रहा है ना, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा GM1M2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है F आ रहा है, ठीक है सही जा रहा हूं। अब मुझे तो आर का स्क्वायर नहीं, मेरे को तो आर चाहिए, तो आर मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ GM1M2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा F, बस इतनी सी बात है। अब जरा गौर किया जाए, सारी की सारी वैल्यूज को पुट ऑन करो। भाई जी क्या है, जी क्या है तुम्हारे पास जो गिवन था सवाल के अंदर कि 6.6 10 टू द पावर -11 लेना, तो -11 ले लेना, ठीक है। उसके बाद पहली वाली बॉडी का मास क्या है भाई साहब, पहली वाली बॉडी का मास है 40, इसको जरा अच्छे से प्यार से लिख दिया जाए एक बार, 6.6 10 टू दी पावर -11। उसके बाद पहली वाली बॉडी का मास कितना है 40 और दूसरी वाली बॉडी का मास कितना है 60, तो 40 इंटू क्या हो गया 60 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ रहा है फोर्स, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी है 4 10 टू दी पावर -5, 4 इंटू 10 टू दी पावर क्या है बेटा -5, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करना, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 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 6.6 नहीं था ना यार, 6 लेना था, ओके ओके ओके, यहां पे बस 6 लेना था, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -11, सही जा रहे हैं अपन। अब जरा गौर करना क्या होगा इसमें भाई, 4 6 जा कितना हो जाएगा, अच्छा एक और चीज यहां तो निपट जाएगा ये, ठीक है। तो जब ये निपटेगा ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब ये निपटेगा तो ये निपटेगा 10 से, किससे बेटा 10 से, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया, तो इत्मीनान से जरा गौर करते हुए चलना, ये हो जाएगा 36, 6 6 जा 36, उसके बाद यहाँ पे 10 टू दी पावर यहाँ पे 2 आएगा 10 टू दी पावर -9, ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -9 अपॉन नीचे क्या है 10 टू दी पावर -5। तो जैसे आप R को निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 इंटू, भाई साहब इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। अब एक काम करो ना, बहुत सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा 10 टू दी पावर -2, ठीक है। जैसे आप इसको समझेंगे तो आपने इसको निकाला है SI यूनिट के अंदर। नाउ द थिंग इज दिस बेटा, 10 टू दी पावर -2 क्या होता है, स्टैंड्स फॉर सेंटी, ठीक है। देयरफॉर R क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा आपके पास कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। R का आंसर कितना आ जाएगा, R आ जाएगा तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन था इसका आंसर एक बार यहां चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर। एक काम करो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो डिटेल्ड सॉल्यूशन का, उसके बाद फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो गजब, बहुत शानदार। अब एक काम करें जल्दी कूद जाएं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अ प्लैनेट हुज साइज इज सेम एंड मास, साइज सेम है इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कवि कि इस वाले प्लैनेट का जो रेडियस है, ठीक है, एक नया वाला प्लैनेट है, इसका मास क्या होगा m' होगा, इसका रेडियस क्या होगा r' होगा। तो इसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर ही है, ठीक है। तो r' का मतलब क्या है, इस r' का मतलब क्या है, इस r' का मतलब है रेडियस ऑफ न्यू प्लैनेट, r' का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ न्यू प्लैनेट। और वहीं इस r का मतलब क्या है, इस r का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो r' का मतलब होगा रेडियस ऑफ न्यू प्लैनेट और r का मतलब होगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वैसे यहां पे सवाल के अकॉर्डिंग ऐसा चल रहा है कि r' और r दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। वहीं यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, कुछ मास के बारे में था, एंड मास इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका मतलब इसका जो मास है, नए वाले प्लैनेट का जो मास है, नए वाले प्लैनेट का जो मास है, दिस इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, दिस इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। तो ये भी एक बहुत शानदार चीज गिवन है, जहां पे मैं इसको लिख देता हूं तरीके से कि ये जो, ये ले लेते हैं, ये जो m' लिखा है ना, दिस इज द मास ऑफ न्यू प्लैनेट, दिस इज द मास ऑफ न्यू प्लैनेट। और जो ये m लिखा है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। अब ये मैंने सवाल के अकॉर्डिंग लिखा है बेटा, ये मैंने सवाल के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ था कि इसका जो साइज है वो अर्थ के साइज के बराबर है, इसका जो मास है वो अर्थ के मास का 4 गुना है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट अ 2 kg मास वर्टिकली अपवर्ड थ्रू 2 मीटर डिस्टेंस ऑन दैट प्लैनेट, ठीक है। अगर मैं किसी 2 kg के बॉडी को 2 मीटर के हाइट तक ऊपर डिस्प्लेस करवा दूं उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एनर्जी पूछिए, एनर्जी मतलब वर्क डन, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं है, इस वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल
एनर्जी होगी, बस वो निकालना है आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल के अंदर से जो मैंने चीजें निकाल के रखी हैं बाहर आपके लिए, एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद सेल्फ ट्राई कर लो। अच्छा, पैटर्न क्या है इसका, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आ गया शानदार तो, अगर आ गया सही तो बहुत शानदार, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। एक बार जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया बेटा, चलो। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी पर खेल आगे बढ़ने वाला है, और जी की वैल्यू क्या लेनी है 10, ठीक है। अब हम ले रहे हैं एक ऐसा अलग सा प्लैनेट, ठीक है, हम ले रहे हैं अब कोई अलग सा प्लैनेट, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस प्लैनेट एक्स। अच्छा 2 मीटर तो ऊपर उसको लेके जाना भी है ना, तो एक काम करता हूं, जरा नीचे बनाता हूं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लैनेट एक्स हो गया। अब यहां पे क्या कर रहे हैं अपन कि एक बॉडी है जिसको अपन ना थोड़ा 2 मीटर की दूरी पे अपन ऊपर ले गए इस बॉडी को, ठीक है। तो लेट्स टेक कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हम ले लेते हैं 2 kg, सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और यहां पे ना अर्थ के सरफेस से इसको लेकर के चले गए थे 2 मीटर ऊपर, ठीक है। 2 मीटर ऊपर, इसको अर्थ नहीं है, ये जो नया वाला प्लैनेट है, इसके सरफेस से 2 मीटर इसको ऊपर लेके हम जा चुके हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि इस वाले पॉइंट तक लाने में कितना वर्क लगा होगा, कितनी एनर्जी लगी होगी। तो एक बात सुनना, आप इत्मीनान से सुनना। पहली बात, गिवन क्या है इसके बारे में, इसका जो मास है ना, इसका जो मास गिवन है m डैश, वो अर्थ के मास का 4 गुना है, और इसका जो रेडियस है वो ले लिया है कि साइज तो अर्थ के बराबर ही है, तो रेडियस आर के बराबर ले लिया, ठीक है। भाई साहब आपसे किस टर्म्स में बात करी गई है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड ना, ठीक है। एनर्जी कितना लगाया आपने, मतलब कितना वर्क करा आपने उसको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं उसको लिख देता हूं, एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड्स, एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड्स, इस बॉडी को ऊपर उठाने में जो एनर्जी लगेगी, एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू, भाई या तो कितना वर्क करना पड़ा, या तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई। यहां तक सिस्टम पे आप कभी भी कुछ भी वर्क करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में, कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, the potential energy of the body at that point, potential energy of the body at that point P, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं पॉइंट P, चलेगा आप लोगों को इतना, ठीक है। अब जरा काम सुनिएगा, एनर्जी नीडेड ही तो निकालना है आपको, सवाल के टर्म्स में चलना है। एनर्जी नीडेड पूछा हुआ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, mg इंटू एच, बट द थिंग इज दिस कि यहां पर जो g की वैल्यू है ना, वो अर्थ वाली नहीं रहने वाली, ये कुछ अलग है। इसको लेंगे अपन mg डैश, ठीक है। उसके बाद h तो लगी रहे वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको निकालना है, ये आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस, कैसे इसको इवैल्यूएट किया जाएगा, m पता है, h पता है, g डैश नहीं पता है, तो g डैश अब निकालते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। g डैश इज इक्वल्स टू g, नया वाला प्लैनेट का मास अपॉन नए वाले प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर, सही जा रहे हैं बेटा अपन, ठीक है। तो g को बिल्कुल टच मत करना, m डैश कितना आ गया, अर्थ के मास का 4 गुना, तो 4 टाइम्स अर्थ का मास, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर डैश का स्क्वायर, रेडियस तो सेम ही है सवाल के अकॉर्डिंग, तो आर डैश मतलब आर का स्क्वायर, तो यहां पे आ गया भाई साहब ये 4 टाइम्स जीएम का स्क्वायर, जीएम बाय आर का स्क्वायर। और भाई साहब दुनिया जानती है कि जीएम बाय आर का स्क्वायर क्या होता है, ये तो जी होता है, छोटा वाला जी जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो ये हो जाएगा 4g, ओके 4g। और इसका मतलब कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया बेटा ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज जी की वैल्यू क्या लेके रखी है, सवाल के अंदर 10 लेके रखी हुई है, ठीक है। नाउ जी डैश आपका आ चुका, तो नाउ इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो नाउ इनटू फर्स्ट इक्वेशन, जैसे आप चीजों को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, जो एनर्जी नीडेड है, अब जो एनर्जी नीडेड आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी बेटा, m कितना आ रहा है, m सवाल में गिवन था 2, उसके बाद g डैश कितना आया, g डैश आया 40, उसके बाद h कितना आया, h भी आया 2। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एनर्जी नीडेड का आपका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी नीडेड का आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 40 मतलब 160 जूल, 160 जूल इज द फाइनल आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी भी आपको क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
इसको भी दिल में बसा के रखना, हालांकि यहाँ पे दिल नहीं बन पाया बिकॉज आंसर बहुत लंबे में लिखा हुआ था। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। और ये नया प्लैनेट है रे, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस अ प्लैनेट एक्स। ठीक है, वी विल कॉल दिस एक्स प्लैनेट। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में पक्का, ये अर्थ नहीं है, क्लियर रखो इस बात को दिमाग में। तो भाई साहब एक बार चेक कर लें इसका आंसर 160 जूल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरा चेक कर लिया जाए। अरे गजब, 160 जूल्स ही हमारा आंसर आ रहा है। तो भाई साहब आप इसका डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कहानी को यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार। अब जरा सवाल को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं इसके ठीक अगले वाले क्वेश्चन पे। Find the percentage decrease, okay, in the weight of a body when taken to a height of 16 किलोमीटर above the surface of earth। ठीक है, सुनना, 16 किलोमीटर स्मॉल हाइट। ठीक है, ये इतनी कंपेरेबल नहीं है, तो यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे g डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। ठीक है, ओके। और गिवन दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी। और उस बॉडी के बारे में कुछ कहा नहीं गया, ये 16 किलोमीटर ऊपर का व्यू दिखाया जा रहा है आपको, है ना, ऐसा ट्राई करा था हमने। तो नाउ द थिंग इज दिस कि यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है वेट में, और जिस बॉडी के वेट में निकालना है उस बॉडी का मास गिवन नहीं है, तो एम मान लेंगे उसको, और क्या, वो कटने वाला है वैसे भी। तो आपने सवाल का स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, तो एक बार काम करो, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद इसी का आंसर जो होगा ना बेटा, वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी तुम्हारा आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। सही आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उसको अपन। अब निकालते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, और 16 किलोमीटर की हाइट है, ये सब थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें क्या दिमाग में रखनी पड़ेंगी, है ना। 16 किलोमीटर की हाइट है ना, तो ये अपन ने मान लिया अर्थ है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 16 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तुम, अच्छा ऐसा, तो 16 किलोमीटर की हाइट पे जाओ, चले गए। जब 16 किलोमीटर की हाइट पे चले जाओगे ना, तो अब जी की वैल्यू वो थोड़ी रहेगी जो वो पहले हुआ करती थी, अब वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगी, अब वो यहाँ पे हो जाएगी जी डैश। अच्छा जी, अर्थ के सरफेस पे क्या थी, अर्थ के सरफेस पे तो वही थी जी के बराबर। ठीक है, अब ये जो एच जो ट्रैवल हुआ है ना, ये हुआ है 16 किलोमीटर। कितना हुआ है बेटा, 16 किलोमीटर। तो ये हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस है, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे ना छोटी मोटी हाइट है ये, तो जी डैश बाई जी is equals to 1 minus 2h by r. This is the formula which we will be using for sure. ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब जरा गौर करा जाए, परसेंटेज चेंज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, जिस बॉडी को आप लेके गए हो ना, उस बॉडी का मास कितना है, मान ले छोटी सी बॉडी है, मान ले छोटी सी बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, छोटा वाला है। ठीक है, अच्छा ये तो अर्थ की जब बात करोगे बेटा, तो अर्थ का जो पूरा मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा कॉन्सेंट्रेटेड, इसको लेंगे बड़ा वाला है, ऑब्वियसली जो अपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज निकालना है वेट में, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि हाउ डू वी इवेलुएट परसेंटेज चेंज। ठीक है, इन वेट। तो भैया अगर आपको वेट में निकालना है परसेंटेज चेंज, तो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100%। तो फाइनल वेट कितना आएगा तुम्हारे पास भाई, वेट कितना होता है एम जी, पर फाइनल आप जिस पोजीशन पर है वहां पे जी की वैल्यू जी के बराबर नहीं है, वो जी डैश हो गई है। तो फाइनल वेट माइनस कर देंगे इनिशियल वेट अपॉन नीचे कर देंगे इनिशियल वेट इनटू कर देंगे 100%। आपका भाई साहब जो भी आंसर आ रहा है जल्दी से जल्दी कॉमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलो ओके। अब जैसे अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज, तो भाई सारी वैल्यूज के साथ खेलना शुरू कर दो। एम तो कॉमन निकल गया, तो वो कट पिट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, कटने पिटने के बाद जी डैश बाई जी माइनस क्या हो जाएगा, जी बाई जी कितना होता है, वो तो 1 होता है, चलो बचपन से वो 1 था, इनटू क्या हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको यहाँ तक। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, भाई साहब जी डैश बाई जी कहीं देखा दिखाया लग रहा होगा 1 माइनस 2h बाई आर, क्या ये 1 माइनस 2h बाई आर। अच्छा जी, ये तो मैंने जी डैश बाई जी को लिखा, बगल में जो -1 है उसको भूल जाओगे क्या, नई वाली टर्म आ जाएगी तो पुरानी वाली टर्म को भूल जाओगे क्या, नहीं भूलोगे। ठीक है, समझ गए तुम मेरी बातें, ओके। ये और ये अब ये हमारे बीच नहीं रही। ठीक है, तो ये कटने के बाद जो हमारे बीच रहा वो क्या रहा, तो जरा उस पर फोकस किया जाए, नीचे जाओ। तो परसेंटेज चेंज हम जैसे निकालेंगे ना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा -2h बाई आर
इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100%। ठीक है, अब जरा गौर करो कैसे इसके साथ खेला जाएगा। तो -2, अच्छा एच कितना है 16 किलोमीटर, अपॉन आर कितना है 6400 किलोमीटर, इनटू करना पड़ेगा 100% के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आपको यहां तक, चलो बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज चेंज इन वेट अब क्या आएगा तुमको पता है, देखो भाई साहब 2 0 निपट गए, तो 2 16 का कितना होता है 32 और नीचे कितना बचेगा 64, तो ये -1/2 बचेगा यार, -1/2%। तो मतलब ये आ जाएगा -0.5%। भाई -0.5% इसका भी आंसर है। अच्छा माइनस क्यों है, डिक्रीज हो रहा है ना, दैट्स वाई। ठीक है भाई, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी जी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी, अर्थ के सरफेस के नीचे आओगे डेप्थ में तब भी जी डैश की वैल्यू जो है वो कम ही हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया आपको समझ। तो ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। तो परसेंटेज चेंज इज -0.5% का। ठीक है, तो भाई साहब ये रहा आपके पास कंप्लीट डिटेल्ड आंसर, जरा इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और सेपरेशन लगा दें आप लोग के लिए ना, और सटीक। चले भाई साहब, तो ये रहा इसका पूरा सेपरेशन, आंसर तो आपको दिखा चुका था मैं। अब ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी इसको नोट कर लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। चलो बहुत शानदार, अब इसको भी जरा गायब किया जाएगा और अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा 5 पे आ जाओ। हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो जरा एक बार सवाल का स्क्रीनशॉट लो पहले तो। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने उसका आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा वीडियो को पॉज कर देना, कमेंट सेक्शन में जाना, इसका आंसर डाल देना, सही हो नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सही हुआ तो बहुत शानदार, तालियां, अगर नहीं हुआ तो डिटेल सोल्यूशन ये रहा आपके सामने। हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब डेप्थ में जा रहे हैं, और जब डेप्थ में जाएंगे तो एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको रेस्क्यू करवाता है डेप्थ वाले केस में। ठीक है, ओके, वो भी क्या है मीटर्स में चाहिए। डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 70%, 70% ही बन गई है, इट बिकम्स 70%। अच्छा एक होता है कि रिड्यूसेस बाय 70%। ठीक है, इफ समथिंग रिड्यूसेस बाय 70% तो भाई 70% से घट गया तो कितना बचा 30%, बट इफ समथिंग रिड्यूसेस एंड बिकम 70% मतलब 70% ही हो चुका है। ठीक है, ओके, वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच। ओके भाई साहब क्लियर है, जरा इसको अब स्टार्ट करते हैं, अर्थ बनाएंगे शानदार सा। डेप्थ की बात करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अर्थ अपन ने ऐसा ले लिया। अब अपन जानते हैं कि सरफेस पे अगर आप मेजर करोगे ना, अगर आप सरफेस पे करोगे मेजर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आती है, वो तो जी के बराबर आती है। यहां तक तो कोई दो राय नहीं है आपको, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आती है, जी के बराबर आती है, जिसका फॉर्मूला होता है gm/r का स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब कितनी डेप्थ में जाओगे जरा कहानी वो भी समझिए। डी डेप्थ में आ रहे हो, कितना नीचे आ रहे हो इस बार आप आ रहे हो डी डेप्थ नीचे। जब आप डी डेप्थ नीचे आ जाओगे ना, तो भाई साहब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी जी डैश। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी जी डैश के बराबर। ठीक है, नाउ सवाल के अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना, तो सवाल में कहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिकम्स 70%, इट बिकम्स 70%। ठीक है, तो भाई इसको अपन कैसे लिखेंगे, जो मैंने बोला ना, सुनना कैसे लिखा जाएगा इसको। न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 70% ऑफ इनिशियल। ठीक है, मतलब जो जी था। ठीक है, तो जी का हो चुका है 70%, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो नाउ तो भाई साहब जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 7/10। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ये 7/10 जी डैश बाई जी हो गया। भाई यार डेप्थ में जा रहे हो ना आप, ठीक है, तो डेप्थ में फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला
भाई फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप डेप्थ में खेलोगे ना तो फॉर्मूला जो हो जाता है बेटा, जल्दी बताओ क्या होता है, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, सत्य वचन है ये तो एकदम सत्य वचन है, इसमें कोई दो राय तो होनी ही नहीं चाहिए। तो भाई साहब अगर ऐसी बात है कि ये वाला फॉर्मूला होता है तो अप्लाई कर दो, किसने रोका है। तो जी डैश बाई जी क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर के बराबर। लिख दें इसको, तो जी डैश बाई जी हो गया है 1 माइनस डी बाई आर के बराबर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/10, कितना आ जाएगा 7/10। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करें, यहां से 1 माइनस 7/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई आर। ये वाली बात आप लोग मेरे ख्याल में समझ पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है क्या, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब आपसे क्या पूछा हुआ है, डेप्थ पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, डेप्थ। ठीक है, शुरू करें कार्यक्रम को अब। तो जरा गौर करें, 1 माइनस 7/10, यहाँ पे तो डी बाई आर तो आ ही रहा है। ठीक है, 10 माइनस 7 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू डी बाई, अच्छा आर कितना है 6400 किलोमीटर, आर कितना है बेटा 6400 किलोमीटर। अब एक काम करो, निपटाओ उसको, इसको जरा निपटाओ, यहां आ जाओ, ये निपट गया तो कितना बचेगा, ये 640 बचेगा, कितना बचेगा 640। तो यहां से इसके बाद जो बचेगा, देयरफॉर डी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 640 इंटू आप कर दीजिएगा 3, 640 इंटू आप क्या कर दीजिएगा बेटा 3, दिस मच किलोमीटर इज व्हाट योर आंसर विल बी। तो एक काम करो, 64 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करना, 180 192, तो 1920, ये कितना आ जाएगा 1920 किलोमीटर। इसका मतलब 1920 10 टू द पावर 3 मीटर। तो आप इसको एक और काम कर सकते हैं, इस पॉइंट को 3 बार पीछे लेकर के आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट को आप 3 बार पीछे लेके आओगे 10 टू द पावर 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 फिर 10 टू द पावर 3, मतलब 10 टू द पावर 6। तो 1.92 10 टू द पावर 6 मीटर इज गोइंग टू बी योर आंसर। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1920 किलोमीटर पे छोड़ दो, बट अगर ऑप्शंस में मीटर्स में होगा तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर्स में, तो मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आ गया 1.92 10 टू द पावर 6 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आ गया बेटा, 1.92 10 टू द पावर प्लस 6। ये रहा आपके पास कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। तो एक काम करना, इसको दिल में बस आगे रखना पहली बात तो, और जरा एक बार अपन आंसर चेक भी करने की सेम अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सेम ही आना चाहिए, 1.92 10 टू द पावर 6 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ था, मतलब डी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। तो जरा इसका जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को पूरा। सेपरेशन डाल दूं मैं जरा, यहाँ पे सेपरेशन डाल देता हूं मैं जरा यहाँ पे, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही था यार। ये रहा, ठीक है। हाँ भाई, ये वाला पार्ट जल्दी इसको नोट करो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिएगा प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। आ गई इतनी वाली पूरी बात समझ में, पक्का श्योर हो, चलो ठीक है, बहुत शानदार। जरा ऐसे गायब करें। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगला वाला सवाल क्या बोलना चाह रहे हैं, एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज दैट इन अ माइन 100 किलोमीटर डेप्थ। ठीक है, मतलब जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे आ रही है, जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे आ रही है, वो कितनी हाइट पे आएगी, एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस। हाइट निकालनी है, पहली बात तो ये कि हाइट निकालनी है, पहली बात तो ये कि भैया हाइट निकालनी है। उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज दैट इन अ डेप्थ ऑफ, या माइन मतलब डेप्थ में ही होगा ना, तो डेप्थ कितना है 100 किलोमीटर। तो बेटा 100 किलोमीटर नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है, उतनी ही वैल्यू कितनी हाइट पे आएगी, सिंगल लाइन है। ठीक है, 100 किलोमीटर नीचे, किसके नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के 100 किलोमीटर नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है, वही ग्रेविटी की वैल्यू, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हाइट पे आएगी, आपको वो निकालना है। तो बस सिंपल सी बात है यार, इतना सा बेसिक फंडा था। सवाल आपने नोट कर ही लिया होगा। इसका जो भी आंसर होगा भाई साहब, मेरे सोल्यूशन से पहले वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर डाल दो। ठीक है, अब जरा गौर करें, तो जो जी डैश आ रहा है हाइट पे, वही जी डैश आ रहा है डेप्थ पे।
ठीक है। तो बेटा हाइट वाले केस में क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, जी डैश बाई जी। ठीक है भाई, जरा गौर करना, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर, ये वाला फॉर्मूला होता है हाइट वाले केस में। ठीक है, और यहीं पे जी डैश बाई जी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस डी बाई आर, ये वाला फॉर्मूला होता है डेप्थ वाले केस में। ठीक है, तो जरा गौर करें, जब जी डैश आप निकालेंगे वहां से तो ये आ जाएगा जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, और जब आप ये वाला फॉर्मूला डेप्थ में अप्लाई करेंगे तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, आया समझ के नहीं आया, तो एक काम करो बेटा, जी से जी निपट गया, उसके बाद जो बचेगा तुम्हारे पास वो क्या बचेगा, जरा गौर करना, 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, 1 से 1 निपट गया, माइनस से माइनस निपट गया, आर से आर निपट गया, तो 2h इक्वल टू डी बचेगा, क्या बचेगा, डी बचेगा, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बाई टू, तो डी बाई टू मतलब कितना, 100 बाई 2, 100 बाई 2 मतलब कितना, 50 किलोमीटर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर, पक्का श्योर है। तो ये वाले बेसिक फॉर्मूले हमने यूज करें, अगर आप चाहें तो इसको भी तरीके से नोट कर सकते हैं। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब जरा इसे गायब किया जाए और एक बार इसका आंसर चेक कर लें, 85 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके हवाले है, जल्दी एक बार सॉल्व करो, हो गया सॉल्व तो बहुत शानदार, अगर नहीं होता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है। चलिए ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अब जरा एक बार आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आपका जो भी आंसर आया होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बोलने वाली बात तो है नहीं, है ना। अब जरा गौर करें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म मास जो ये टर्म यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ना, इससे भाई साहब दरअसल ये समझ में आता है कि जब आप डेप्थ में जाओगे ना तो भी मास क्या है, यूनिफॉर्म मास है, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डेंसिटी सेम होने वाली है। तो फिर डेंसिटी को कहीं आप अलग ना ले लें, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी को कहीं आप अलग ना ले लें, उससे आपको बचाने के लिए ये बोल के रखा है कि यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है पर उसमें भी आधी पहुंचे, तो अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के रास्ते में अगर मैं आधे पे हूं तो उस वाले केस में उस वाले पॉइंट पर बॉडी का वेट क्या होगा। चलो ठीक है, गिवन दैट इफ इट वेट 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई साहब, ठीक है, समझ गए। अब जरा गौर करें, अगर आप नहीं समझे तो आपको अब आएगा समझ में। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना ही पड़ेगा इस वाले केस में, डेप्थ में आना है ना, इस पर नीचे जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इसका पूरा तो रेडियस कितना होगा, आर के बराबर होता ही है। ठीक है, बट आप पूरे रेडियस तक आए नहीं है, आप पूरे सेंटर तक पहुंचे नहीं है। द थिंग इज दैट ओनली कि आप पूरे सेंटर तक नहीं पहुंचे, ये अपने पास अर्थ का सेंटर है। ठीक है, अब आप पूरा नीचे नहीं पहुंचे, आप बस आधे रास्ते पहुंचे, आप पहुंचे हैं बस रेडियस के भी आधे रास्ते पे, मतलब यहां तक मान लो। तो भाई ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है, r/2 के बराबर है। तो यहाँ पर जो डेप्थ ट्रैवल करा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है समझना बेटा कि यहाँ पर जो डेप्थ आपने ट्रैवल कर ली है, जो d आपने ट्रैवल करा है वो है r/2। आया आपको समझ के नहीं आया, जो आपने डेप्थ ट्रैवल करा है वो r/2 के बराबर है, बिकॉज पूरा सेंटर तक आता तो रेडियस के बराबर होता। ठीक है, अब सवाल के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो सवाल के अकॉर्डिंग गिवन तो ये है कि सरफेस पे 300 न्यूटन का वेट है। अगर बॉडी का वेट यहां निकाला जाए तो बॉडी का वेट है 300 न्यूटन। ठीक है, एक बात पहले ही कर लो, अगर हम ऑन द सरफेस खेलें, अगर हम गेम खेल लेते हैं ऑन द सरफेस, ठीक है, तो ऑन द सरफेस अगर देखा जाए तो बेटा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, तो m इंटू जी इज इक्वल टू 300 न्यूटन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि m हो जाएगा 30 kg। मतलब आप जिस बॉडी की बात कर रहे हैं ना, उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी का मास है महज 30 kg के बराबर। ठीक है, अब अगर वही वाली बॉडी, पहले वो वाली बॉडी जो थी ना यहाँ पे थी, पहले वो वाली बॉडी यहाँ पे थी, 30 kg वाली बॉडी पहले यहाँ पे थी, फिर आप उसको डेप्थ में ले आए, वो भी कितना डेप्थ, मतलब r/2 नीचे लेकर के आ गए, तो इस वाले पॉइंट पर बॉडी का वेट क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर बॉडी का वेट होगा mg डैश। क्या होगा बॉडी का वेट, mg डैश होगा। ठीक है, अब आपको वही निकालना है, डेप्थ में एक ही फॉर्मूला होता है, डेप्थ में एक ही फॉर्मूला होता है, तो आसान रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, आ जाओ नाउ। डेप्थ वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ वाले केस का फॉर्मूला होता है g डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। क्या होता है फॉर्मूला, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अब आपसे ये पूछा है कि इस डेप्थ पे बॉडी का वेट क्या होगा, तो बॉडी का वेट कितना होगा, एम जी डैश होगा, बस वहां से खेलना शुरू कर दो। तो नाउ वेट ऑफ द बॉडी
और वो भी एट पॉइंट P बोल दूं उसको, इस पॉइंट का नाम P रख देता हूं, ठीक है, एट पॉइंट P इज इक्वल टू m इंटू जी डैश, ठीक है, m इंटू जी डैश। तो भैया वेट ही तो निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है, वेट निकल रहा है, ठीक है। अब बेटा m कितना है, पहली बात तो m जरा सुन लो, m है यहाँ पे 30, m कितना है 30। उसके बाद भाई आपको जी डैश निकालना है, तो एक काम करो, जी डैश वहां से निकाल दो, बेसिक फॉर्मूला है तो है, बेसिक फॉर्मूला ही तो है, अप्लाई करो। तो जैसे आप अप्लाई करोगे ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, तो आपको जो कहानी समझ में आएगी वो ये है कि जी डैश क्या हो जाएगा, जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो जी डैश यहां से क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा यहां से जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूले ना तरीके से पुट कर रहा हूं, सारी की सारी वैल्यूज तरीके से पुट कर रहा हूं। 30, जी की वैल्यू कितना बेटा, जी की वैल्यू है 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 1 माइनस, आराम से करना, आप भी आपका आंसर आ चुका होगा। इस अगर आपका आंसर सवाल को देख के नहीं आया था ना, तो भी यहां तक सोल्यूशन में पहुंचने के बाद तो आपका आंसर मेरे ख्याल से आ गया होगा। तब वीडियो को पॉज कर लो और कॉमेंट में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस डेप्थ कितना आ गया, डेप्थ वहां पे लिखा हुआ है r/2, डेप्थ कितना आ गया r/2, ठीक है। अपॉन d लिख दिया मैंने, अपॉन नीचे क्या होता है r, तो अपॉन मैं करूंगा r, तो r/1, तो पलट के यहां पे ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब r से r निपट गया तो वो कट गया, तो यहां पे जो वेट है उस बॉडी का, इस बॉडी का जो वेट है वो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 300, और बेटा यहां बचेगा 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना होता है, फिर वो बचेगा 1/2, तो 300 इंटू 1/2 न्यूटन। दैट इज यहाँ पे जो बॉडी का वेट आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर जो बॉडी का वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 150 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 150 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट, आपका आंसर यहां से डन हो जाएगा बेटा, काम यहां पे जो है समाप्त हो गया। तो वेट कितना आ गया हमारा, 150 न्यूटन। मतलब अगर आप किसी 30 केजी की बॉडी को लेकर के अर्थ के डीप डाउन जा रहे हैं, वो भी कितना, अर्थ के रेडियस का हाफ आप ट्रैवल कर चुके हैं। अब रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर, उसका हाफ आप ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब 3200 किलोमीटर आप ट्रैवल कर चुके हैं। मैंने वैल्यूज पे नहीं खेला, मैंने वेरिएबल्स पे ही खेल दिया, ठीक है। तो उस वाले केस में, उस वाले पॉइंट पर जो बॉडी का वेट आएगा वो आएगा ठीक आधा, दैट इज 150 न्यूटन, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है, 150 न्यूटन। बहुत सटीक आंसर आ गया। तो ये रहा आपका इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार, निपटाया जाए इसको। अब ये निपट गया, अब जल्दी से कूद जाते हैं इसके अगले और आखिरी वाले क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द हाइट इन टर्म्स ऑफ आर, फाइंड द हाइट इन टर्म्स ऑफ आर at which the acceleration due to gravity becomes g/9। भाई साहब acceleration due to gravity को लॉस झेलना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, आया समझ भाई। acceleration due to gravity की वैल्यू 1/9 टाइम्स हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा ही कम हो गई है भाई साहब। अगर बहुत ज्यादा ही कम हो गई है तो फिर ये छोटी मोटी हाइट पे तो नहीं हो रहा होगा, ये हो रहा होगा ज्यादा हाइट पे। तो द लॉस इन द वैल्यू ऑफ g इज ह्यूज। अपने पूरे आंसर को सपोर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो ये होगा कि द लॉस इन द वैल्यू ऑफ g इज ह्यूज, देयरफॉर इट मींस दैट हाइट रही होगी ज्यादा। छोटी मोटी हाइट पे इतना लॉस थोड़ी होता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ी कि पेन की वैल्यू, पेन जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है तो उस पर जो जी काम कर रहा है 9.8 काम कर रहा है। अब मैं इसको यहां से यहां तक लेकर के आ गया तो यहाँ पे जी की वैल्यू g/9 हो गई। इतना थोड़ी ना लॉस होता है, छोटी मोटी हाइट पे ऐसा लॉस नहीं होता भाई, ये बहुत बड़ी हाइट पे हो रहा होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, इट मीन्स दैट हाइट इज कंपेरेबल। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर हाइट इज कंपेरेबल टू आर तो इसका मतलब ये है कि हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर द फॉर्मूला यूज्ड इज, अगर ज्यादा हाइट पे ऐसा हो रहा है तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हम ये वाला यूज करेंगे, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला है जिसको आप यूज करने वाले हैं, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक काम करो, पहले जरा ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद सोल्यूशन तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट लिख करके यहां तक पहुंच के भी आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो चुकी होंगी। तो आप अगर चाहें तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। और डालो, मैं तो बोल रहा हूं भाई ऐसा करो, ठीक है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो
तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने वाले आपको बता चुका हूं मैं। अब जरा इसको सीधे मैं यूज ही कर देता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अगर चला जाए तो यहां पे गिवन है कि जी डैश जो है ना वो हो गया है g/9, जी डैश क्या हो गया g/9, तो देयरफॉर जी डैश बाई जी अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई। तो जी डैश बाई जी कितना आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब ये छोटी मोटी हाइट पे तो हुआ नहीं होगा, तो नाउ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से अगर गौर किया जाए तो फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, फॉर्मूला ये बोलता है कि जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जी डैश बाई जी की वैल्यू क्या आ गई है 1/9 आ गई है, तो जी डैश बाई जी की वैल्यू आ गई है 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो इत्मीनान से ऐसे ही करते रहो, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब एक काम करो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, तो जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स ऑब्वियसली, ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने पे जो कहानी डेवलप होगी बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो गया और नीचे क्या बचेगा आर प्लस एच बचेगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा 3r और यहां से h जब आप निकालेंगे तो 3r माइनस आर करने पे कितना आंसर आ जाएगा 2r। बस ये रहा आपका फाइनल आंसर, तो इसी को दिल में बसा के रखना। भाई साहब आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस थे वो करवा दिए, तो बस पार्ट 1 था, मतलब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बस जी था ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, उसके बाद कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया बेटा, बहुत शानदार। एक बार आंसर भी चेक कर लें इसका। जी हाँ 2r ही इसका आंसर आ रहा है, तो 2r हमारा भी आ रहा है, बहुत जबरदस्त। तो ये आपका जो पूरा कार्यक्रम था वो करवा दिया है समाप्त। अब बस आपसे ये उम्मीद है, ठीक है, कि आप तरीके से नोट कर लिए होंगे हर चीज़ों को और फॉर्मूले की शीट बनाना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानो, बहुत तरीके से देखते हुए चलो। यहाँ पे मैंने हर वो चीज़ इंक्लूड कर दी है जो कि थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि डेरिवेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ? तो बस बनता ही है कि आप तरीके से नोट करते हुए चलें और बस बने रहें मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आपको बेटा, वो सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।